नमस्कार। इतिहास के सभी विद्यार्थियों और इतिहास प्रेमियों का इस पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं प्रदीप कांत चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय में 25 वर्षों तक प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाने का अनुभव रखता हूं। यह पॉडकास्ट मूल रूप से बीए हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए ही तैयार किया गया है, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे सुनकर आनंद ले सके, इसकी कोशिश की गई है। जब से लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासों की महत्ता बढ़ गई है और कई जगह के विद्यार्थी तरह तरह के इंटरनेट संसाधनों का उपयोग कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। यह प्रयास उसी प्रेरणा से शुरू हुआ कि भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, सुदूरवर्ती कॉलेजों में विद्यार्थियों को ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती है कि वो स्तरीय व्याख्यान सुन सकें, स्तरीय सामग्री प्राप्त कर सकें। पर एक बात मैं यहां पहले ही कहना चाहूंगा कि यह पॉडकास्ट किसी भी तरीके से आपकी जो कक्षा होती है कॉलेज में, उसको रिप्लेस करने का कोई प्रयास नहीं है। एक अच्छे शिक्षक के पास बैठकर पढ़ने से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। यदि एक अच्छा शिक्षक मिल जाए तो उसका सत्संग, उसके पास बैठना, उसके सामने बैठकर कक्षा में सवाल पूछना अपने आप में बहुत ही जरूरी चीज होता है। इसीलिए इसको एक सिर्फ एडिशनल रिसोर्स की तरह देखना चाहिए। इसको इस प्रकार देखना चाहिए कि किताब के अतिरिक्त एक और स्रोत है जिससे आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं शिक्षकों की महत्ता को कोई चुनौती दूं या को प्रयास भी करूं कि ये किसी भी प्रकार से जो फिजिकल क्लास होता है, ब्रिक एंड मोर्टार क्लासरूम होते हैं, जो ईंट पत्थर के बने क्लासरूम जिसमें बेंच बैठकर आप क्लास करते हैं, उसका ये जगह ले। अच्छे शिक्षकों के लिए छात्रों के मन में बहुत श्रद्धा होती है और खासकर भारत के स्टूडेंट्स जो है ज्यादातर जगहों पर शिक्षकों के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। मेरी भी बहुत श्रद्धा है और इसीलिए मेरा कोई इरादा नहीं है कि शिक्षकों की जिम्मेदारी जो है उसको किसी तरह से कम करके आंका जाए। आमतौर पर सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में प्राचीन इतिहास पहले साल के पहले सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है। इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की एक जिम्मेदारी यह भी होती है कि वे अपने विद्यार्थियों या लर्नर्स की रुचि को हिस्ट्री में डेवलप करें और उनमें एक परिप्रेक्ष्य विकसित करें। उनके अंदर यह एक दृष्टिकोण विकसित करें कि इतिहास आखिर है क्या, जिसे कहते हैं व्हाट इज हिस्ट्री, या इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए और यदि पढ़ा जाना चाहिए तो इसे कैसे पढ़ा जाए। यूनिवर्सिटीज में हर एक जगह पढ़ाई के तौर तरीके थोड़े अलग होते हैं। आप जो लोग स्कूल से अभी तभी निकल कर आए हैं, उनको यह महसूस हुआ होगा कि स्कूल में एक सीमित संख्या होती है पुस्तकों की और एक खास टेक्स्ट बुक वो फॉलो करते हैं और उसे यदि अच्छी तरह पढ़ लिया तो उन्हें अच्छा विद्यार्थी माना जाता है। लेकिन विश्वविद्यालय के शिक्षण में ऐसा नहीं होता। एक आप व्याख्यान सुनते हैं, व्याख्यान आपको एक दृष्टिकोण देता है और उसके बाद आपके व्याख्याता या शिक्षक या प्रोफेसर्स जो हैं वो आपको किताबों की एक सूची देते हैं कि आप इन किताबों को पढ़िए और उन विभिन्न प्रकार की किताबों से आप अलग अलग तरह के परिप्रेक्ष्यों को समझिए। इसीलिए विश्वविद्यालय की शिक्षा और विद्यालय की शिक्षा में एक शैली का फर्क होता है। तो इस कक्षा में चूंकि यह पहला क्लास होता है, एक तरह से विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी आते हैं उनके लिए पहला एनकाउंटर होता है, एक पहला मुकाबला होता है विश्वविद्यालय की शिक्षा से। तो आमतौर पर जो प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षक होते हैं उनकी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि वो विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने का तौर तरीका भी सिखाएं। कैसे किताबों को खोजा जाना चाहिए,
कैसे किताबों को पढ़ करके उससे अपने काम की सामग्री निकालनी चाहिए, कैसे अपने उत्तरों को लिखना चाहिए, उत्तरों को सजाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करना अनिवार्य होता है। हम धीरे धीरे इन सभी विषयों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा पाठ्यक्रम के बारे में या सिलेबस के बारे में। मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में जो सिलेबस प्राचीन भारत का चलता है, पाठ्यक्रम जो है वो कमोबेश सब एक जैसा हो गया है। और इसमें यूजीसी का एक बड़ा योगदान है कि यूजीसी ने जब सीबीसीएस का पाठ्यक्रम शुरू करवाया तो उस समय एक मानक रखने की कोशिश की गई। हालांकि यह नहीं कहा गया कि सभी विश्वविद्यालय इसी को पढ़ाएं, लेकिन एक मानक रखा गया, एक बेंचमार्क रखा गया कि यही सिलेबस, इसके आसपास आप अपने सिलेबस को फ्रेम कर सकते हैं। और नतीजा ये हुआ है कि मोटे तौर पर एक कुछ ऐसी बातें हैं लर्निंग आउटकम के मामले में कि आप एक विद्यार्थी जब पहले साल या एक पेपर जब पढ़ करके निकलेगा तो उसके पास क्या जानकारी होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, इसके बारे में एक समझ बनी है, एक कॉमन, एक ग्राउंड बना है कि इसके बारे में क्या कितनी जानकारी दी जानी चाहिए और किन बिंदुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। और वैसे मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का जो बीए ऑनर्स का सिलेबस है उसको मानक के तौर पर रखा है, पर मोटे तौर पर भारत के सभी विश्वविद्यालयों में प्राचीन भारत की पढ़ाई इसी के इर्द गिर्द होती है। यदि किसी विश्वविद्यालय में और भी कोई रूब्रिक है, कोई ऐसा पोर्शन है, कोई ऐसी नई चीज है जो कि इस सिलेबस में कवर नहीं होता है, तो उसकी चर्चा भी हम लोग आगे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो एक मूल चीज है वो उसकी चर्चा करें, और इसीलिए सबसे पहले हम सिलेबस या पेपर 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 एडी 750 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को इसमें समेटने के लिए किन बिंदुओं को रखा गया है इसकी चर्चा करेंगे। जहां तक लर्निंग आउटकम का सवाल है तो इस सिलेबस का जो सबसे अहम एक पहलू है वो ये है कि विद्यार्थी इस बात को समझें कि भूगोल भी अपने आप में इतिहास के कारकों को प्रभावित करता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि निर्धारित करता है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म हो जाएगा, जो कि क्योंकि एक ही भूगोल में रहते हुए अलग अलग समुदायों के अलग अलग इतिहास होते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भूगोल का, पर्यावरण का, जो जमीन है, जो नदी है, पानी है, वहां पहाड़ है, हवाएं हैं, खेत हैं, जंगल हैं, इन चीजों का भी इतिहास निर्माण पर असर पड़ता है। तो इसीलिए जो सबसे पहला रूब्रिक है वो इस बात से संबंधित है कि भारतीय उपमहाद्वीप की क्या विशिष्टताएं हैं, यहाँ के पर्यावरण और लैंडस्केप कैसा है, यहाँ की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, लैंडस्केप से वो कैसा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसलिए यूनिट 1 जो है उसका टाइटल है रिकॉन्स्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन, रिकॉन्स्ट्रक्टिंग कैसे इतिहास को लिखा जाता है, और उसके बारे में खास तौर से इसमें यह चर्चा की जाती है कि कैसे आप इतिहास के भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें वो ये है कि भारतीय इतिहास के उद्भव में प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, प्री और प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर, जो संस्कृतियां रही हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। इसके बाद हम लोग जब एक बार जो प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक यानी आरंभिक इतिहास के संस्कृतियों की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेसन आता है वो आता है प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स, यानी प्रागैतिहासिक आखेटक संग्राहक, जो अपने समय में
किस प्रकार से लोग खाद्य पदार्थों का संग्रह करते थे, शिकार करते थे, और वो वहां से लेकर के फिर एडवेंट फूड प्रोडक्शन तक कैसे जाते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन कैसे शुरू होता है, मवेशियों को पालना, खेती के लिए विभिन्न प्रकार के इंतजाम करना, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो इकाई एक है रिकॉन्स्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन। दूसरी इकाई जो है वो है प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स, यानी कि प्रागैतिहासिक आखेटक संग्राहक। तीसरी इकाई जो है वो है एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी खाद्य उत्पादन का उद्भव। चौथी इकाई जो है वो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप जानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे और पश्चिमोत्तर भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर हिस्से में एक विशाल क्षेत्र में एक प्राचीन सभ्यता पनपी थी, जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें कई सांस्कृतिक स्थल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, और हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यताओं में से मानी जाती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके कृषि, इसके व्यापार, इसके मूर्ति कला, इसके भवन निर्माण कला, इसके नगरीकरण की प्रक्रिया, इन चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इकाई 5 जो है वो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से के बाद से कैसे उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग तरह की संस्कृतियों का विकास हुआ। खास तौर से उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति का विकास एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त और भी कई तरह की संस्कृतियां उत्तर भारत में पनप रही थी, जिसमें कि कृषि और पशुपालन का काफी पुराना इतिहास रहा है। एक तरह से कहें तो नवपाषाण काल के बाद से कई ऐसे स्थल मध्य गंगा घाटी में और अगल बगल के इलाकों में विंध्याचल तक विकसित होती रही हैं, जिसमें कि एक भिन्न स्वर सुनाई देता है। इसी समय में मध्य भारत में कई मेगालिथिक कल्चर, जिसे महापाषाणी संस्कृति कहते हैं, उसका विकास हो रहा था। दक्षिण भारत में महापाषाणी संस्कृति का विकास हो रहा था। दक्षिण भारत में कई संगम संस्कृति का विकास हुआ। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मोटे तौर पर जो बीए का पाठ्यक्रम है उसमें 5 इकाइयां हैं। पहली इकाई है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन, दूसरी इकाई है प्रागैतिहासिक आखेटक संग्राहक, तीसरी इकाई है खाद्य उत्पादन का उद्भव, चौथी इकाई है हड़प्पा सभ्यता, और 5वीं इकाई है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, या जिसे हम लोग अब सामान्य संवत पूर्व भी कहते हैं, उसमें क्या संक्रमणशील संस्कृतियां विकसित हुई थी, उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। एक बात मैं यहां चलते चलते बता दूं कि पहले एडी और बीसी लिखने का चलन था। एडी एनो डोमिनो, जिसका की मतलब था ईसा पूर्व ईस्वी सन, और बीसी यानी कि क्राइस्ट से पहले मोनो क्रिश्चियन। तो बीसी और एडी का एक महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि एडी और बीसी से ज्यादा परिचित है, और हिंदी में इसलिए हम लोग ईस्वी और ईस्वी पूर्व लिखते रहे हैं। लेकिन एक तरह से पूरी दुनिया में यह माना गया कि ईसा के जन्म को एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव, एक ईसाई पर्सपेक्टिव से इतिहास को बांटना या चिन्हित करना ठीक नहीं है। इसीलिए तिथियां तो वही रहने दी गई, लेकिन अब उन्हें ईसा से जोड़ करके नहीं, उनको कॉमन एरा या सीई यानी सामान्य संवत कहने लगे हैं। तो अब इसको जो एडी था पहले, उसको सीई लिखते हैं, सीई यानी कि कॉमन एरा, और जो बीसी था पहले उसको हम लोग उसको जो पहले बीसी था
उसको बीसीई लिखने लगे, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो एडी और बीसी की जगह बीसी और बीसीई लिखा जाने लगा है, और इसके समानांतर में हिंदी में एक प्रकार से सामान्य संवत शासन और सामान्य संवत पूर्व यानी शासन पूर्व, ये दो जो एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म चलते हैं। वैसे आप ईसवी और ईसवी पूर्व भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी चाहें अपनी तरफ से वो अब इस नए प्रोटोकॉल को, एक नए चलन को अपना सकते हैं, जिसमें कि ईसा पूर्व से पहले के समय के लिए सा-सं पू यानी सामान्य संवत पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद की तिथि के लिए सामान्य संवत यानी कि सा-सं की का उपयोग किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि यहां हम आपसे शेयर करना चाहते थे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में एक प्रकार से यह कोशिश की गई है कि सिर्फ संस्कृत बोलने वाले समाजों के इतिहास को ही वरीयता न दी जाए, बल्कि कई जगह जो जनजातीय संस्कृतियां विभिन्न प्रकार से विकसित हो रही थी, उनको भी एक महत्व दिया जाए, उनको भी एक प्रकार से यह रखा जाए कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। मैं सिलेबस के बारे में, हर एक अध्याय के बारे में जब चर्चा करूंगा तो उसमें धीरे धीरे मैं इनके बारे में और भी बताता चलूंगा। लेकिन अभी हमने 5 इकाइयों की चर्चा की। रिकॉन्स्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 2 है प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स। नंबर 3 है एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। नंबर 4 है हड़प्पन सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और यूनिट 5 है कल्चर्स इन ट्रांजिशन अप टू 600 बीसीई। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन, साउथ इंडिया, इन सभी हिस्सों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात मैं और यहां कहना चाहूंगा कि जो लोग हिंदी के माध्यम से ज्यादा पढ़ते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी में जरूर जानना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदी के विद्यार्थियों को समय समय धीरे धीरे अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जरूर सीखनी चाहिए। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और बहुत समृद्ध भाषा है। आप यदि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं जानेंगे तो आपका पटल जो है, वो फलक जो है, एक क्षितिज जो है, वो संकीर्ण हो जाता है। इसलिए हर शिक्षक आपको ये कहेगा कि हिंदी के विद्यार्थी होने के बावजूद भी एक अंग्रेजी के शब्दों, खासकर तकनीकी शब्दावली को जरूर सीखें और उन्हें दर्ज करें, उन्हें अपने स्मृति में रखें। इससे आपको फायदा होगा। दोनों आप मिला, कई बार हिंदी के विद्यार्थियों को यह दिक्कत हो जाती है कि जो अनुवाद होता है वो गलत हो जाता है। तो अंग्रेजी के विद्यार्थी तो सही प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी के विद्यार्थी गलत अनुवाद के कारण गलत प्रश्न का जवाब दे देते हैं। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन यदि आप चाहें और यदि आपके पास थोड़ी भी इच्छा हो तो आप अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग सीखें। और मैं भी इस व्याख्यान में, इस इतिहास यात्रा में अंग्रेजी के शब्दों का कुछ न कुछ उपयोग करता रहूंगा, ताकि आप जो समानांतर, हिंदी के जो समानांतर शब्द हैं, उनको आप दर्ज कर सकें, उनको सीख सकें। ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। कई बार मुझे लगता है कि पहले क्लास में 1-2 बात और साफ हो जानी चाहिए। पहली हमारी मुलाकात है, पहली बैठक है, इसमें 1-2 चीज साफ हो जाना चाहिए कि ये हम जो ऑनलाइन पॉडकास्ट है इसको, या ये जो कक्षा है, पॉड क्लास है, उसको कैसे करेंगे। ऐसे तो कोई खास नियम नहीं है कि आप इसे कहां सुने और कैसे सुने, बल्कि पॉडकास्ट के बारे में तो ये आमतौर पर राय है कि आप बस में जाते समय या घूमते फिरते समय, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते समय, घर का काम करते समय आप सुन सकते हैं। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं और जो ये समझते हैं कि इन
जानकारियों का उपयोग, इन सूचनाओं का उपयोग उनको आगे परीक्षा के लिए करना है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो एक टेबल पर निर्धारित समय पर बैठें और मोटे तौर पर ये जो हमारे पॉडकास्ट होंगे वो 40-45 मिनट के होंगे, जैसे कक्षा होती है। तो एक नियम बना लें कि मैं इस समय, इस वक्त इस कक्षा को अटेंड करूंगा। उसमें क्या होगा कि एक क्लासरूम की फीलिंग भी आएगी और एक लगेगा आपको कि एक नियत समय पर आप एक नियत व्याख्यान सुनने जा रहे हैं। इससे बड़ा फायदा होगा। दूसरी बात यह कि आप जब बैठे तो अपने साथ एक कॉपी और 2 कलम लेकर बैठें, ईयरफोन लेकर बैठें, ईयरफोन कान में लगाएं और यदि आप ऐसा कर सकें कि यदि जो सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं, उनको आप कॉपी पर लिखते चले जाएं तो इससे बहुत फायदा होगा। मैं डिक्टेशन के फेवर में तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्मृतियां जो होती हैं वो 2-3 तरह की होती हैं। सुनने से स्मृति होती है, मेमोरी होती है, पढ़ने से होती है और लिखने से होती है। लेकिन जब आप एक तथ्य को, एक बात को जब सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं तो उसके याद रहने की संभावना बढ़ जाती है। मैं चाहूंगा कि आप इन सूचनाओं का उपयोग अपनी परीक्षा के लिए भी करें और अपने व्यक्तित्व के साथ उसको इंटीग्रेट करें, अपनी स्मृति के साथ उसको इंटीग्रेट करें, उसके साथ उसको जोड़ें, उसमें उसको समाहित करें। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप सुने इन व्याख्यानों को, इन लेक्चर्स को सुने और उनको एक बार लिख लें, कम से कम मेन पॉइंट्स जो है, और उसको लिखने के बाद एक बार फिर से पढ़ें। तो इससे जो एक स्मृति बनेगी वो काफी गहरी स्मृति बनती है। इसका आपको बहुत फायदा होगा और एक मन भी लगा रहता है। माफ कीजिए। मैं ऐसा ये भी समझता हूं कि जो लिखने की प्रक्रिया है वो एक और चीज सिखाता है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। आप एक बात को सुन रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं और लिख रहे हैं। इससे एक ऐसी क्षमता विकसित होती है जो कि जीवन में आपको बहुत काम आएगी। मान लीजिए कल के दिन में आप पत्रकार बनते हैं, कहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या मान लीजिए आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, या आप मान लीजिए कि आप एक प्रशासक बनते हैं। हर जगह आपको रिपोर्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी। आप किसी न किसी मीटिंग में शामिल होंगे और मीटिंग में बातों को सुनते हुए आपको लिखना होगा। तो यदि आप इस कक्षा में ये एक हुनर सीख लें कि कैसे बातों के मर्म को, सूचनाओं के मुख्य हिस्से को लिख लिया जाए और लिख करके किस प्रकार उनको एक खास तरीके से प्रस्तुत किया जाए, तो ये आपको बहुत बड़ी एक सुविधा होगी। इससे आप आगे भविष्य में चाहे जिस किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देंगे या जिस किसी नौकरी में आप रहेंगे, काम करेंगे, अधिकारी हो, पत्रकार हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी हो, आपको हर जगह रिपोर्ट बनाने की कला आएगी। इसलिए मैं मानता हूं और मैं अपने श्रोताओं से ये आग्रह करता हूं कि वो जो सुन रहे हैं उसके मुख्य बिंदुओं को लिखें। इसके लिए एक कॉपी रखें, मोटा रजिस्टर, और उसमें हर दिन एक डेट डाल करके लिखते जाएं, लेक्चर नंबर दे करके लेक्चर के विषय वस्तु को लिखते चले जाएं और एक बार उसको फिर से पढ़ें। ये उनके लिए काफी लाभदायक होगा। और यदि सुनते समय कभी आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है और इतना समय हम अपने कंसंट्रेशन को साथ नहीं रख सकते, तो ये तो आप इसको आराम से स्टॉप कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का और फिर से सुनिए, दोबारा सुनिए, फिर से सुनिए। पर मैं ये कहूंगा कि 45 मिनट के लिए आप अपनी कुर्सी पर या अपने बिस्तर पर, जहां भी आप निश्चित रूप से बैठ करके एक कक्षा ले रहे हैं, वहां से उठिए मत। 5 मिनट बैठिए, एक ब्रेक ले लीजिए और फिर से सुनिए, और 45 मिनट की क्लास सुन करके ही उठिए। इससे एक नियम बनेगा और ये नियम आपके बहुत काम आएगा। ये मेरा आग्रह है। वैसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे समायोजित कर सकते हैं अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में, कि कैसे इसको पढ़ा जाए और कैसे इसको किया जाए।
मेरा अनुमान है कि शायद 60 से 70 घंटों का यह मॉड्यूल होगा। पहला मॉड्यूल जो सेमेस्टर 1 के लिए है, और फिर करीब करीब इतना ही सेमेस्टर 2 के लिए होगा, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 120 से 150 व्याख्यानों की एक श्रृंखला यहां पर आप पाएंगे, जो धीरे धीरे विकसित होगा। और यदि मैं अपना ईमेल आईडी भी दूंगा, यदि किसी को लगे कि कोई सवाल है तो उस ईमेल पर आप भेज सकते हैं और उससे आप संवाद कर सकते हैं। एक बार मुझे ये लगता है कि कई बार जब पहली क्लास में मैं विद्यार्थियों से मिलता हूं, तो कई विद्यार्थियों के चेहरे पे उदासी होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो लेना तो कोई और विषय चाहते थे, लेकिन वो इतिहास में आकर फंस गए। हिस्ट्री के बारे में ऐसे भी स्कूलों में काफी एक नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है कई स्कूलों में। उनको लगता है कि बहुत याद करना पड़ेगा और सिर्फ ये रट्टुओं का विषय है। पर मैं बताना चाहूंगा कि वह इतिहास अब बहुत बदल चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो इतिहास पढ़े जाते थे, सभी विषयों की तरह इतिहास में भी बहुत नवाचार आया है, इनोवेशन हुआ है, और अब वो रटने वाले विषय की श्रेणी में इतिहास को नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें आप पाएंगे कि काफी सारा विश्लेषण है, परिप्रेक्ष्य है, सिद्धांत है, विचार बिंदु हैं, और ठीक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर की तरह ही इसमें बहुत सारे नए नए आयाम जुड़े हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि यदि आप किसी अच्छे शिक्षक के साथ यदि इतिहास एक बार पढ़ लेंगे, तो इतिहास आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से बुरा विषय नहीं लगेगा, उससे अच्छा ही विषय लगेगा। तो एक बड़ी कमी है, ये शिक्षकों की कमी है कि वो इतिहास को और उसकी गहराई को कई बार ठीक से नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों के मन में शंका हो जाती है और वो उसके प्रति एक नफरत विकसित कर लेते हैं। पर मेरा एक आग्रह है कि आप एक मौका दीजिए और इस इतिहास यात्रा पर आप चलिए। आप इतिहास के विषय को हो सकता है पसंद करने लगे, लेकिन कई बार विद्यार्थियों के मन में एक ये सवाल ये भी रहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ भी लिया तो क्या, ग्रेजुएशन करके क्या होगा, इतिहास में हिस्ट्री ऑनर्स करके क्या होगा, इतिहास को जान करके ही क्या होगा। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि इतिहास एक बहुत ही काम की चीज है, और ये एक ऐसी चीज है जो आपको सिंक्रोनाइजेशन ऑफ आइडिया सिखाता है। देखिए, कोई भी जो ज्ञान की विषय है, ज्ञान का जो कोई विषय है, वो आपको बेसिकली सिखाता क्या, मूलतः क्या सिखाता है? वो सिखाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। इतिहास भी अमूर्त चिंतन का ही सीखने का एक माध्यम है। अब ये आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कई तरीके से सीख सकते हैं। आप फिजिक्स से सीख सकते हैं, आप मैथमेटिक्स से सीख सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से सीख सकते हैं, आप सोशियोलॉजी से सीख सकते हैं, समाजशास्त्र से सीख सकते हैं। पर इतिहास भी आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सिखाता है। जैसे कि आप कहते हैं फल, तो फल नाम की कोई चीज तो कहीं है नहीं। फल में आप देखेंगे तो आम देखेंगे, लीची देखेंगे, सेब देखेंगे, या और भी कोई फल देखेंगे। लेकिन यदि कोई कहे कि फल ले आओ, तो आप क्या लाएंगे? आप कोई ना कोई कॉन्क्रीट फल लाएंगे। तो ये जो मानवीय मस्तिष्क की बहुत बड़ी क्षमता है कि वह साकार को एक निराकार के रूप में भी देख सकता है, एक अमूर्त मूर्त को अमूर्त के रूप में देख सकता है, यह बहुत बड़ी क्षमता है। और पढ़ने का मतलब दरअसल यही होता है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक उसका मतलब यही होता है कि आप अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित करते हैं। जो समाज में दिख रहा है उसके निष्कर्षों को निकालना, जो प्रकृति में दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाकर के, उसके परे जाकर के सिद्धांतों को समझना कि ये गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण को तो आप देख नहीं सकते, गुरुत्वाकर्षण तो एक अवधारणा है और उस अवधारणा में अमूर्त चिंतन है। ऐसे ही इतिहास में भी अमूर्त चिंतन है, जो कि आपको सिखाता है कि सभ्यता नामक शब्द को समझे। सभ्यता क्या है आप देख नहीं सकते कहीं, ये एक अवधारणा है। तो अवधारणात्मक चिंतन की क्षमता आप में विकसित होती है।
ये एक बहुत बड़ी बात है और आप ये क्षमता किसी भी तरीके से विकसित कर सकते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि देखिए, जैसे कि एक गोलाकार भवन हो जिसमें कि 20 द्वार हो, जैसे संसद भवन है, आप जिधर से एंटर करेंगे उसी हॉल में एंटर करेंगे। इसीलिए आप चाहे हिंदी के गेट से प्रवेश करें या पाली के गेट से प्रवेश करें या फिजिक्स के गेट से प्रवेश करें या बायोलॉजी के गेट से प्रवेश करें या इतिहास के गेट से प्रवेश करें, आप आएंगे ज्ञान के उसी भवन में। और इसलिए अपने मन से यह शंका बिल्कुल मिटा दीजिए कि इतिहास कोई दोयम दर्जे का विषय है या इतिहास अन्य विषय से किसी मायने में कम है। मैं कहता हूं कि कोई भी विषय किसी से कम नहीं है, क्योंकि हर एक विषय को, चाहे आप संस्कृत पढ़ें, मूल रूप से आपको एक अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित करने में मदद देता है, चाहे भाषा शास्त्र के माध्यम से हो, चाहे रसायन शास्त्र के माध्यम से हो। इसलिए एक इक्वलिटी ऑफ जो विषय है, सब्जेक्ट्स है, समानता है, उसको समझने की जरूरत है। और यही कारण है कि आप चाहे संस्कृत में पीएचडी करें या आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करें, डिग्री वही मिलती है, डॉक्टरेट की पीएचडी, उसको एक लेवल पर माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि दोनों में अमूर्त चिंतन की क्षमताएं हैं। और ये दोनों व्यक्ति जो पीएचडी कर लिया जिसने, वो अब ज्ञान का उत्पादन कर सकता है। पीएचडी एक तरह से ये एक लाइसेंस होता है कि अब आप ज्ञान का उत्पादन करने के लिए सक्षम हो गए हैं। अब आप नई चीजों को खोज सकते हैं, क्योंकि आपने दिखाया है कि आपने कुछ शोध किया है, आपने कुछ नई चीजों को खोजा है, और इसीलिए आप अब उसके लायक हैं कि आपको माना जाए कि आप अब नॉलेज प्रोड्यूसर हैं, ज्ञान के उत्पादक हैं, आप आचार्य हैं, विद्वान हैं। इसके बारे में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो इतिहास के भी, आप इतिहास का अध्ययन यदि करते हैं तो आप वहीं पहुंचेंगे एक प्रकार से जहां की अन्य विषय के लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतिहास को पढ़ने का एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो आपको दिखाई देगा प्रशासन में, आपको सामाजिक संस्थाओं को समझने में, डिप्लोमेसी में। एक तरह से आप देखिए ना, जब भी आप मान लीजिए आप कल के दिन में आईएएस ऑफिसर बनते हैं और आप उस किसी इलाके के इंचार्ज हैं, आप प्रभारी हैं, प्रशासक हैं, जहां की सिंचाई के साधनों को विकसित करना हो, जहां कृषि के नए आयामों को विकसित करना हो, या क्राफ्ट्स को डेवलप करना हो, या विरासत के किसी भवन को विकसित करना हो, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कोई न कोई एक पीछे का बैकग्राउंड चाहिए कि इस इलाके में सॉरी, इस इलाके में सिंचाई पहले कैसे होती थी, यहां नहर बनाए जाते थे या नहीं बनाए जाते थे, या नहर के मुकाबले तालाब का चलन ज्यादा था, किस प्रकार की फसलें होती थी, क्या इस अभी जो फसल होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पानी का उपयोग होता है, सिंचाई के लिए जल का उपयोग होता है, ऐसी फसलें लगती थी या दूसरी किस्म की फसलें थी, या यहां किस किस्म के वस्त्र बनाए जाते थे। आपको यदि इतिहास का एक पृष्ठभूमि मालूम है तो आप एक बहुत अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, एक अच्छे डेवलपमेंट चेंज एजेंट बन सकते हैं। इसीलिए इतिहास न केवल सिर्फ कक्षाओं के लिए और तिथियों को रटने के लिए, बल्कि पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो नीति निर्धारक लोग होते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम मानते हैं कि यदि प्रशासन के पास, यदि सरकारों के पास ऐतिहासिक दृष्टिकोण, मजबूत ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो, तो वो अपनी प्रजा की, अपनी जनता का ज्यादा अच्छा विकास कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार सामाजिक संस्थाओं को भी बेहतर बनाते हुए, जैसे कि जाति का इतिहास है, जैसे धर्मों का इतिहास है, जैसे जनजातियों का इतिहास है, जैसे भाषाओं का इतिहास है, इस दृष्टिकोण से भी कई बार बहुत ही मदद मिल सकती है कि अभी जो गुत्थियां उलझी हुई हैं समाज में, उनको सुलझाने का अतीत से कोई सूत्र मिल सकता है क्या? मैं तो यह भी मानता हूं कि जो डिप्लोमेसी के फील्ड में है, राजनयिक हैं, जो आईएफएस हैं, विदेशी सेवा में हैं,
उनके लिए भी प्राचीन भारतीय इतिहास को समझना बहुत ही काम की चीज हो सकती है। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का यदि हम लोग उदाहरण लें, या मध्य एशिया का उदाहरण लें, या तिब्बत का उदाहरण लें, इन सभी जगहों पर भारतीय संस्कृति के अनगिनत चिन्ह हैं। इंडोनेशिया में, मलेशिया में, तिब्बत में, चीन में, जापान में, पूरे मध्य पूर्व एशिया में और मध्य एशिया में, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे ईस्टर्न मोस्ट एशिया में, हर जगह आपको भारतीय संस्कृति के चिन्ह मिलेंगे। और ये आपका बहुत बड़ा कैपिटल है, ये कल्चरल कैपिटल है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो हर व्यक्ति के पास, हर देश के पास अब वही रहेगी। हर एक व्यक्ति एप्पल और लेनोवो का कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और वही इंटेल का चिप इस्तेमाल करता है। सेम एक ही जैसी बहुत सारी तकनीक है, एक ही तरह से कार बनाते हैं, एक ही तरह से वस्तुओं को, टेलीविजन, फिल्म बनाते हैं। पर हम में जो विशिष्टता है वो क्या है? हमें कल्चरल लिंकेजेस जो है, हमारे विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी भिन्नता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सांस्कृतिक भिन्नताएं आपको न केवल एक सुकून देता है, बल्कि ये व्यापार का भी एक आधार मौजूद कराता है। अब आप जब दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाएंगे और आप वहां देखेंगे कि रामायण का चलन है वहां, तो एक निश्चित रूप से एक जुड़ाव होता है। और कल्चर में, डिप्लोमेसी में कल्चरल कैपिटल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास या भारतीय इतिहास के पूरे तौर पर यदि लें, तो उस भारतीय इतिहास की जो महत्ता है, प्रशासन, राजनय, अर्थव्यवस्था और मोटे तौर पर पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्धारण के सभी पहलुओं में उसका बहुत महत्व है। इसको समझा जाना चाहिए। मैं यह भी कहता हूं कई बार कि आप कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्मृति ही नहीं, क्या आप उसे स्वस्थ व्यक्ति मानेंगे? कि यदि कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि आप कौन हैं, और वो व्यक्ति अपनी स्मृति से कहता है कि मैं फला फला व्यक्ति हूं। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति, आप उस व्यक्ति के पास कोई स्मृति ही ना हो अपने अतीत की, और वो कुछ ना बोले, तो आप क्या उससे सामान्य व्यवहार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही राष्ट्र भी होता है। मान लीजिए कोई राष्ट्र है जिसकी अतीत की कोई स्मृति ही ना हो, कोई मेमोरी ना हो, तो क्या कोई राष्ट्र बन सकता है? नहीं बन सकता है। और इसीलिए बेंडिक्ट एंडरसन है, उन्होंने कहा कि जो है नेशन जो है वो इमेजिन्ड कम्युनिटी एक है, एक कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है, एक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण है, और एक खास समूह के लोग जो कि अपनी कोई खास तरीके से देखते हैं, एक स्मृति के आधार पर देखते हैं, वही एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। सिर्फ नदियां और पहाड़ ही राष्ट्र नहीं होते, राष्ट्र लोग होते हैं, और लोग भी नहीं, लोगों की स्मृतियां होती हैं। वैसे सारे लोग जो कि एक स्मृति के अंग होते हैं, वो एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और इसीलिए राष्ट्र का निर्माण इतिहास के बगैर हो ही नहीं सकता है। राष्ट्र का निर्माण कभी भी बिना सामूहिक स्मृति के हो ही नहीं सकता है। और जो लोग भी इतिहास को एक बेकार का विषय समझते हैं, वो दरअसल एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्र की अवधारणा से ही असहमति दिखाते हैं। इसीलिए यदि आपको लगता है कि आप अपने राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, भारत को एक राष्ट्र के रूप में, संपन्न राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसकी ऐतिहासिक स्मृतियों को संयोजने के लिए अपना योगदान दीजिए। आप किसी मंदिर के बगल से जा रहे हैं, पहला सवाल यही आता है आपके मन में कि इस मंदिर की स्थापना किसने की होगी, निर्माण किसने करवाया होगा। मान लीजिए इतिहासकार ना हो, यह जवाब कौन देगा? आपके खेत में से कोई सोने का सिक्का निकला, चांदी का सिक्का निकला, तांबे का सिक्का निकला, सबसे पहले मन में सवाल आता है कितना पुराना हो सकता है ये सिक्का। यदि आपको कोई इतिहासकार ये अध्ययन करके बता दे, ओ ये सिक्का तो 500 साल पुराना है, या यह सिक्का 2000 साल पुराना है, या 100 साल पुराना है, तो आपको एक दृष्टिकोण मिलता है। इसी तरह आपके मंदिर,
आपके धर्म स्थान, आपकी सड़कें, आपके जो ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेष हैं, उनसे आपको इतिहासकार ही जोड़ता है। आपकी आजादी के आंदोलन से आपको इतिहासकार जोड़ता है। आपको पता चलेगा कि आपके दादाजी किस प्रकार से ऐतिहासिक आंदोलन में, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था, किसने लिया था और किसने नहीं लिया था, कौन लोग थे जो कि अपनी जानों का जोखिम उठाकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और कौन लोग थे जो अंग्रेजों के साथ चल रहे थे, ये जानना जरूरी है। तो इस प्रकार से एक हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का निर्माण इतिहास पर जुड़ा हुआ, और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही भारत में आधुनिक शिक्षा का विस्तार हुआ तो पहले पीढ़ी के जो इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धिजीवी निकले, उसमें बड़े बड़े इतिहासकार निकले। आरसी दत्त का नाम लें या अल्तेकर साहब का नाम लें या मजूमदार साहब का नाम लें, बहुत सारे इतिहासकार पनपे। आप एक तरह से काशी प्रसाद जायसवाल का नाम ले सकते हैं, जो जिन लोगों ने राष्ट्रवादी छवि का निर्माण किया और उस छवि ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल ये दुख मत कीजिए कि आपने इतिहास में एडमिशन ले लिया, आप दूसरे किसी विषय में लेते तो मैं उसकी भी तारीफ करता, क्योंकि हर विषय अपने आप में एक बृहत्तर परिपेक्ष दे सकता है, और हर विषय आप अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तो आपको उसी अमूर्त चिंतन तक पहुंचाएगा, अमूर्त चिंतन की क्षमता तक पहुंचाएगा। तो मैं आज के लिए अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं आपसे फिर से दरखास्त करूंगा कि एक कॉपी, 2 कलम और एक नियत समय, नियत जगह पर बैठे और आगे आने वाले इन व्याख्यानों को सुने, और इससे आप साथ साथ सुनने, लिखने और पढ़ने की क्षमता को, समझने की क्षमता को विकसित करें। ये जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ माइंड है, यह जो 3 काम एक साथ करने की जो क्षमता है, यह आपको सचमुच में ग्रेजुएट बनाएगा। जब आप बीए पास करके निकलेंगे तो उसका एक मतलब होता है, हर एक को एक ही बैचलर या ग्रेजुएट कहा जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये इसलिए कहा जाता है कि इसके बाद आप में क्षमता विकसित होती है कि आप डेटा को हैंडल कर सकते हैं, अपने तथ्यों को खास तरह से देख सकते हैं, उन्हें सजा सकते हैं, उनके तथ्यों के अंदर से परिप्रेक्ष्य निकाल सकते हैं। तो इतिहास पढ़ने का मतलब यहां सिर्फ यह नहीं है कि आप तिथियों को याद करें। इतिहास पढ़ने का मतलब है एक सेट ऑफ डेटा को लेकर के उसे इंटरप्रेट करना, एक तथ्यों के एक सेट को लेकर के, एक समूह को लेकर के उनके अंदर से एक दृष्टिकोण विकसित करना। यह अर्थ होता है आपके इतिहास पढ़ने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगली कक्षाओं में भी आएंगे और इस प्रयास के सहभागी बनेंगे। धन्यवाद।